तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पे द लैटिट्यूड से पढ़ाता हूँ। इससे पहले आप एक व्यू इस पे ले लीजिए। ये देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे हर वीडियो में बता देता हूँ क्योंकि अगर आप नए व्यूअर हैं तो भी देख समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए 2024 का क्वेश्चन है। डायरेक्टली यहाँ से लिंक है, आप स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं आइसोथर्म वाला। देखिए ये आइसोथर्म और आइसोथर्म आज हम पढ़ेंगे भी, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए नीचे चलते हैं थोड़ा सा और इधर देख सकते हैं पायरोक्लास्टिक डब्रिस वगैरह है और यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। ये देखिए मेडिटेरियन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, और यहाँ भी आपको 50 से 250 सेंटीमीटर, और डायरेक्ट हूबहू ये आपके क्वेश्चन में आया हुआ है 50 से 250 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होने वाली हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और लैटिट्यूड से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बात होती है कि द लैटिट्यूड, अब लैटिट्यूड से कैसे डिफरेंस आएगा। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन रिसीव्ड। तो पहली बात तो ये इंसोलेशन जो रिसीव होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर दैट इंसोलेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, हेंस द टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंगली। और अब मैंने आपको बताया पहले ही कि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता रहता है उस हिसाब से हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होगा ना। पोल पर जैसे जाएंगे स्लैंटेड रह जाएगी, तो यही चीज़ है। अल्टीट्यूड की बात करें तो ऊंचाई पे आप जैसे जाएंगे वहाँ पर 6.5, देखिए ये लिखा गया है कि एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसका क्या मतलब है। अगर इन्वायरमेंट है आपका, ये आपके चारों तरफ मेरे चारों तरफ ऐसा सब इन्वायरमेंट है, और ये अगर ये डायरेक्टली हीटेड होगा तो इसका डायरेक्टली हीटेड का मतलब होगा कि ये डायरेक्ट सूर्य की गर्मी से हीट हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता। आपने पढ़ा कि डायरेक्ट जब सूर्य की रेज आती हैं तो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सैंड पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, सॉल्ट्स हैं और सॉलिड पार्टिकल्स हैं आपके पास, वाटर वेपर है, कुछ ऐसी गैसेज हैं जो कि एब्जॉर्ब करती हैं डायरेक्टली, जैसे वाटर वेपर हो गया वो भी एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा एब्जॉर्ब करते हैं। +14 आपको दिखाया हुआ था। फिर नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो ज़मीन पे ऐसे टकराएगी तो ज़मीन गर्म होगी। फिर यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी आप कमेंट करके बताइए, कल मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पर उसके थ्रू जो है वो हीट ऊपर की तरफ जाती है। अब एल्टीट्यूड यहाँ पे पढ़ा आपने, और ये देखिए कि इनडायरेक्टली हीट होती है, यानी डायरेक्ट नहीं, पहले यहाँ पे आएगी फिर यहाँ से निकलेगी तो वो इनडायरेक्टली हीट हो रही है। तो अगर ये कहे कि एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है, वो कहेगा कि आप ये बताइए मुझको कि क्या, नहीं ऐसी स्टेटमेंट दे देगा। पहले मैं स्टेटमेंट्स ही आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट कहेगा कि द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज डायरेक्टली हीटेड बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो आप कहेंगे हाँ यार, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से तो हीट होती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली की जगह इनडायरेक्टली होगी। मैं आपको जब से मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ना, तब से ऐसा लगता है कि मैं ही ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूँ जो कि बच्चों को फंसा सकता है। अब डायरेक्टली की जगह इनडायरेक्टली कर दिया, इनडायरेक्टली की जगह डायरेक्टली कर दिया, वो समझ में नहीं आएगा। एक बार में ऐसे अगर एक लाइन में पढ़ेंगे ना, ध्यान नहीं देंगे, अच्छे से पढ़े नहीं हैं, तो आपको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है समझने में। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड, और बिलो यानी नीचे से ऊपर की तरफ। देयर फॉर द प्लेसेस नियर द सी लेवल रिकॉर्ड हाइयर टेम्परेचर, और यही कारण है कि जो प्लेसेस होते हैं आपके सी लेवल के पास वो रिकॉर्ड करते हैं हाइयर टेम्परेचर को दैन द प्लेसेस सिचुएटेड एट हाइयर एलिवेशन। वो ऐसे प्लेसेस से जो हाइयर एलिवेशन पे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट, ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट इज टर्म्ड एज द नॉर्मल लैप्स रेट। और NLR आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रेट है डिक्रीज का वो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। फॉर एग्जाम्पल 8848 या 8850 अब हो गया है, 2 मीटर बढ़ गई है हाइट किसकी, आपके एवरेस्ट की। अब एवरेस्ट के ऊपर आप चढ़ रहे हैं, अब धीरे 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 एवरेस्ट के ऊपर जा रहे हैं, अपने 1 मीटर गए, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 गए। तो यहाँ पे जब आप 1000 मीटर पर पहुँचेंगे तो देखेंगे कि आपने जितना टेम्परेचर नीचे था उससे 6.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है। फिर ऐसे 1000 और जाएंगे ऊपर, यानी डबल हो गया, 13 डिग्री सेल्सियस का कम हो गया। ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाते हो सकता है कि टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी और आप ऐसे फील करेंगे कि जैसे ऊपर जाएंगे वैसे टेम्परेचर कम होगा, आपको ठंडी लगने लगेगी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब सी से डिस्टेंस कितनी है। अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर इज लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द सी, कि सी से उसकी डिस्टेंस कितनी है कंपेयर टू द लैंड।
लैंड के कंपैरिजन में द सी गेट्स हीटेड स्लोली एंड लूजेस हीट स्लोली। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो जो आपकी लैंड है वो जल्दी से हीट हो जाती है और जल्दी से कूल भी हो जाती है, लेकिन आपका सी थोड़ा टाइम में लेता है। क्योंकि फिर से वही एग्जांपल, एक पतीला अगर आप खाली पतीला गैस स्टोव पे रखते हैं, गर्म करते हैं खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, पानी उबालने के लिए, तो उसमें जो पतीला है वो जल्दी गर्म होगा। लेकिन अगर उसमें आप पानी डाल देंगे उस पतीले के अंदर तो वो पानी के साथ लेट गर्म होगा। उसकी जो स्पेसिफिक हीट है, अगर देखिए बॉइलिंग पॉइंट है जो उसका, वो बढ़ जाएगी। पानी में अगर आप देखें उसको डाल दिया जाएगा, जो हीटिंग उसको कैलोरीज चाहिए हीट करने के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से वहाँ पर आपको ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेगी कि गर्म नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उसको रखे रहेंगे काफ़ी टाइम के लिए और खाली भगोनी को रखे रहेंगे काफ़ी टाइम के लिए, तो यहाँ पे आपका जो खाली वाला है वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और आपका पानी वाला लेट ठंडा होगा। ठीक है, अब ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। Therefore the variation in temperature over the sea is less compared to the land। और यही रीज़न है कि आपके सी में टेम्परेचर जो आपके सी पर होता है वो उसमें वेरिएशंस कम आती हैं लैंड के कंपैरिजन में, क्योंकि सी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते नहीं, ना जल्दी ठंडा होता है ना जल्दी वो गर्म होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ठीक, द प्लेसेस सिचुएटेड नियर द सी कम्स अंडर द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। और ऐसे प्लेसेस जो कि सिचुएटेड हैं किसके, सी के पास में, वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलती है और आपको पता है कि लैंड ब्रिज जब जाएगी रात में और सी ब्रिज जब जाएगी आएगी सुबह, तो वहाँ पे क्या होता है कि सी ब्रिज में ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होता है कि सुबह, क्या अगर सुबह हो गई रात हो गई, अब यहाँ भी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए भी जो मैंने स्टेटमेंट बोली वो सही है कि गलत है। देखते हैं आप लोगों में कितने लोगों को पता है कि सही है कि गलत है। हो सकता है सही हो सकता है गलत भी हो। आइए, एयर मास एंड ओशन करेंट्स। एयर मास एंड ओशन करेंट्स क्या होता है? लाइक द लैंड एंड सी ब्रिज और लैंड ब्रिज की जैसा द पासेज ऑफ एयर मासेज ऑल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर। आपको बताया था कि गर्म एयर मास है, गर्म हवा का झोंका है तो गर्मी लेके आएगा, ठंडा हवा का झोंका है तो ठंडी लेके आएगा, लू वगैरह आप लोगों ने देखी होगी तो वो गर्मी लेके आती हैं। तो इस प्रकार से होता है। और ओशन करेंट्स जो होती हैं, ओशन करेंट्स आपकी क्या है? ओशन में जो आपकी धाराएं हैं वो जहाँ से इन्फ्लुएंस होगी, अब इक्वेटर से कोई पोल की तरफ जा रही है करंट, तो वो गर्म होगी कि ठंडी होगी? ऑब्वियस सी बात है गर्म होगी। कोई पोल से करंट आ रही है, वो जैसे फाकलैंड करंट हो गई आपकी, वो पोल से आ रही है, पोल की तरफ से आ रही है, ठंडे रीजन से आ रही है, तो वो ठंडी होगी। तो यही बता रहा है। द प्लेसेस विच कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एयर मासेस एक्सपीरियंस हाइयर टेम्परेचर। ऐसे प्लेसेस जो कि वार्म एयर मासेस के कांटेक्ट में आते हैं, या वार्म, आप ऐसे जगह पे खड़े हैं, ऐसे योगा कर रहे हैं, बढ़िया जंगल में टहल रहे हैं, योगा करते हुए बैठे हुए हैं, और अचानक से एक एयर मास आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपको सूचना मिलती है, हाँ भाई ला रहे हैं भाई, और वो है गर्मी वाली एयर मास। अब आप पहुँचे, अब बैठे हुए, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ट्रॉपिक्स के पास, जहाँ पे लगभग 60 के आसपास देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपकी पोल से आती हैं एयर मासेस और जहाँ पे फ्रंट क्रिएट होते हैं, वहाँ मान लीजिए आप बैठे हुए हैं। इसमें आपको मैं फ्रंट भी बता दूंगा। अब बैठ के ऐसे आराम से अपना मौज कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन। फिर यहाँ पे क्या होता है, आप बैठे हुए हैं बढ़िया से, अब आपके पास फ़ोन आता है नासा से, हाँ जी क्या हाल है भाई साहब? आप कहते हैं बढ़िया, राम राम। कहते अब आपके पास एक पोल की तरफ से एयर मास आ रही है जो ठंडी ठंडी एकदम है, पोल की तरफ से। अब आप बैठे हैं, अच्छा आई, आपको कैसे पता चलेगा? धीरे धीरे टेम्परेचर ठंडा होने लगा, हवा में जो है आपको ठंडी जो हवा है वो आने लगी है और आपको फील हो रहा है कि हाँ इसमें ठंड तो है। फिर वो निकल गई, फिर कहते हैं आप ठंडे हुए? बोले हाँ ठंडे हो गए। तो फिर कहते हैं अब आपके पास एक गर्म हवा का झोंका आ रहा है इक्वेटर की तरफ से, तो ये आपके पास आया और आपको गर्म कर दिया। तो बोले अब बड़े गर्म हो गए हो? तो कहते हैं हाँ थोड़ा गर्म हो गया हूँ, क्या करूँ? बोले अब दोनों आएंगे, आओ। फिर ऐसे आप देखेंगे कि ये कैसी आ रही है, ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है, ऐसे लगी गर्म वाली, और उसके बाद आप फील करेंगे कि ऐसे ठंडी वाली भी आ गई है। फिर ऐसा क्या होगा कि वहाँ पे फ्रंट बनेगा और ये ठंडी वाली ना आपके पास रह जाएगी, और वो जो गर्म वाली आएगी ना, फिर देखेंगे वो नासा से फ़ोन कर रहे हैं बार बार कि भाई गर्म वाली भेज रहा हूँ, गर्म वाली भेज रहा हूँ, गर्म वाली भेज रहे हूँ, गर्म वाली आ रही है, गर्म वाली आ रही है। लेकिन
इसरो के साइंटिस्ट भी आपके पास फ़ोन कर रहे हैं, नहीं गर्म वाली भेज रहा हूँ, गर्म वाली भेज रहा हूँ, गर्म वाली आ रही है आपके पास, आ रही है, लेकिन आपको फील नहीं होगी क्योंकि अब आपके ऊपर क्या आ गई है, वो फ्रंट आ गई है ठंडी वाली। और अगर वो फ्रंट ठंडी वाली है तो यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको वो ऐसे ऐसे है, अब आपको ऐसे कवर की है, तो जब ये ऐसे आएगी ना तो ये गर्म वाली अपलिफ्ट हो जा रही है और आप इसके नीचे हैं, ठंडी वाली के नीचे हैं, तो आपको गर्म वाली फील नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ है। मैंने फ्रंट भी बता दिया है, फ्रंट तो ऐसे एक बार एक्सप्लेन किया हुआ था। तो सिमिलरली द प्लेसेस located on the coast where the warm ocean currents flow record higher temperature than the places located on the coast where the cold current flows। अब इसकी भी बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप पानी में खड़े हुए हैं, अब पानी में खड़े हुए हैं तो वहाँ से देखने बहुत बड़ी ऐसे लहर आ रही है आपके पास, आ रही है, आ रही है, आ रही है, बीच पे खड़े हुए, मुंबई गए हैं आप, मुंबई में ऐसे खड़े बढ़िया मस्त तरीके से, अब ऐसे सुनाई देता है ना कि ठंडी ठंडी कुछ करेंट्स आ रही हैं, तो पानी आएगा, ठंडा आएगा तो आपको फील तो होगा ना। जब आपको पानी आ रहा है, ठंडा हो रहा है, फील हो रहा है, तो ज़मीन पे जाएगा वो भी फील होगा, उसके आसपास का जो टेम्परेचर होगा, जो उसके कांटेक्ट में एयर है, वो भी तो ठंडी होगी। तो ऐसे ही है कि करंट भी आएंगी तब भी वो ठंडा होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैन वी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन जनवरी एंड जुलाई। जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, इसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर हम ये पता कर लें कि जनवरी में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और जुलाई में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि इनके बीच का ही वेरिएशन होने वाला है। जनवरी से थोड़ा वेरिएशन हुआ, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, जुलाई से थोड़ा वेरिएशन हुआ, कम हुआ, या कहीं कहीं पे बढ़ा, कहीं पे कम हुआ, ऐसे होता है। लेकिन ये मानक, एक ही मानक, इनके बीच में जो वेरिएशंस हैं, तो जनवरी जुलाई में वो देखते हैं। आगे बढ़िए, और आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मार्किंग वगैरह कर दी है, जिस वजह से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जनरली शोन ऑन द मैप हेल्प ऑफ आइसोथर्म, और ये आइसोथर्म से किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको आइसोबार बताया था ना, तो ऐसे आइसोथर्म होता है। द आइसोथर्म आर लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। सो आइसोथर्म्स क्या होते हैं, जैसे आइसोबार होते हैं कि इक्वल, जहाँ जहाँ पे ऐसे एक लाइन है, ऐसे 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 जाती है, जहाँ पे जैसे ये मिलीबार, जितना मिलीबार का प्रेशर है वहाँ पे है, तो ऐसे है जहाँ जहाँ पे जितना जितना ऐसे टेम्परेचर है वहाँ वहाँ को इसको कनेक्ट करता है। तो उसके लिए मैं आपको आगे फिगर दिखाता हूँ तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे आपका ये फिगर है ना, अब इस फिगर को एक बार आप देखिए, यहाँ से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए 0 डिग्री है, इक्वेटर है, इसके ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ, 60, 90, फिर 30, 60। अब यहाँ से अगर आप 0 पे जाएंगे तो जनवरी की बात हो रही है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस टेम्परेचर इन मंथ ऑफ जनवरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इक्वेटर से थोड़ा ऊपर जाएंगे आप तो 30 डिग्री यहाँ है, यहाँ पे लगभग 18 डिग्री होगी। ठीक, 18 डिग्री नॉर्थ में, तो यहाँ पे ऐसे 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। लेकिन ये 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा कि ज़्यादा कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ आपको दिख रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर आपको इधर दिख रहा है, ये ओशन में। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे लैंड उतना ज़्यादा नहीं है, और इसके बाद भी ओशन है, तो यहाँ पे बहुत वेरिएशन हमें नहीं मिली। लेकिन फिर ऐसे गए ऐसे आगे गए तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन होने लगा। टेम्परेचर डाउन क्यों होने लगा कि ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस, ऊपर 20, नीचे 20 डिग्री सेल्सियस, तो अगर इसकी तरफ जा रहा है तो 10 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर टेम्परेचर बढ़ा, अब लैंड की तरफ जैसे जैसे बढ़ने लगे, हम यहाँ पे आए, बढ़े, तुरंत टेम्परेचर जो है यहाँ पे बढ़ने लगा। फिर हल्का हल्का टेम्परेचर कम होता है, फिर हमारे ये प्यारे इंडिया के पास आता है, हमारा प्यारा भारत। तो ये देखिए, ये आया, फिर यहाँ से ऐसे ये निकल गया। ये देखिए, अब बहुत ज़्यादा वेरिएशन कहाँ आपको देखने को मिलेगी। अब थोड़ा ऊपर आइए, अब जहाँ से 0 डिग्री से शुरू होता है, 0 डिग्री कहाँ है, ये 60 डिग्री नॉर्थ है, ये 30 डिग्री है, इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, 40 होगा और 50 होगा ना, 40-50। तो यहाँ पे 50 डिग्री नॉर्थ के आसपास यहाँ देख रहे हैं आप, ऐसे 0, अभी वो एक्सप्लेन करेगा आगे मतलब एग्जैक्ट किस जगह पे है ये। तो 0 डिग्री ये ऐसे आई, अब 0 डिग्री नीचे आने लगी, नीचे, फिर से 0 डिग्री ऊपर जाने लगी, यानी ड्रास्टिकली जो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, आप देखेंगे माइनस में पहुंच जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये ऊपर, और यहाँ फिर नीचे आएंगे तो इसमें करेंट्स का भी हाथ होता है ना, करेंट्स जो जा रही हैं वो भी टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं, पर यहाँ पे वेरिएशंस आपको नज़र में आएंगी। ये जनवरी का हो गया, और कुछ इसी प्रकार का आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा जुलाई में भी, तो इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। 30, 60, 90 और ये
मार्किंग कर दी है तो ऐसे समझ में आएगा। अब चलिए जो जो लिखा है उससे पढ़ेंगे तो अब चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होने लगेंगी, वरना ऐसे देखते तो आप कंफ्यूज हो जाते। इस वजह से पहले मैंने आपको मैप दिखा दिया, थोड़ी बहुत आपके माइंड में इमेज आ गई है। अब चलिए पढ़ते हैं। ठीक, फिर फिगर 9.4 तो सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई। तो इन जनरली क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ द लैटिट्यूड ऑन टेम्परेचर इज वेल प्रोनाउंस्ड ऑन द मैप। तो इन जनरल द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन द टेम्परेचर इज वेल प्रोनाउंस्ड ऑन द मैप। तो मैप में ये बताया गया है एज के टेम्परेचर में जो लैटिट्यूड्स के हिसाब से टेम्परेचर में का जो इफेक्ट टेम्परेचर के ऊपर पड़ रहा है वो, तो एज द आइसोथर्म्स आर जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड, एज द आइसोथर्म्स आर जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड। वैसे क्या होते हैं कि जनरली ऐसा माना जाता है कि ये लैटिट्यूड के पैरेलल होते हैं। जैसे आपका जैसे हम 20 डिग्री पे जा रहे हैं हर जगह, तो इसको 20 डिग्री पर ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द डेविएशन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस्ड इन जनवरी देन इन जुलाई। लेकिन ये जो डेविएशन है, अगर आप यहाँ ये नीचे आइए तो ये आपका जुलाई है। तो जुलाई में ये कह रहे हैं कि उतनी ज़्यादा डेविएशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 20 डिग्री से शुरू किया तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो चीज़ें यहाँ से पैरेलल होना चालू हो गई हैं, यहाँ से चीज़ें पैरेलल होना स्टार्ट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 20 डिग्री ऐसे आई ऐसे आई ऐसे, यहाँ तो वेरिएशन मिली, लेकिन फिर ये ऐसे 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 लगभग पैरेलल चल रही हैं। ठीक, फिर यहाँ पे भी सेम ऐसे चीज़ें आ रही हैं, ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, फिर यहाँ पे भी लगभग ऐसे पैरेलल हो गई। पर नीचे देखेंगे और ओशन में तो एकदम ऐसे लगता है जैसे ये पैरेलल ही चल रही है, सीधी गई, फिर थोड़ा सा वेरिएशन आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आई, थोड़ा सा वेरिएशन आया, फिर यहाँ पे आई। और ये सर्कुलेशंस की वजह से होता है और करंट्स की वजह से होता है और विंड्स की वजह से होता है। ठीक, तो ऐसे आई, मतलब ये लगभग आपकी सारी पैरेलल ही चल रही हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वेल प्रोनाउंस की अगर जो बात कर रहा है, वेल प्रोनाउंस कहाँ है भाई? वेल प्रोनाउंस तो ये आपका यहाँ पे है ना, जहाँ पे जीरो आई तो ऐसे नीचे आई और डेविएशन यहाँ ऊपर चली गई, एकदम नीचे आ गई, फिर ऐसे ऐसे जा रही है, फिर ऐसे एकदम ऊपर चली गई, फिर ऐसे नीचे आ गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई। तो ये इसको क्या कहते हैं? डेविएशन बहुत ज़्यादा है, यानी हमें जनवरी में डेविएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो द डेविएशन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड तो इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इन जनवरी देन इन जुलाई। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि जो डेविएशन होता है आइसोथर्मी में, वो ज़्यादा जनवरी में देखने को मिलता है या ज़्यादा हमें जुलाई में देखने को मिलता है। तो आप इसको कैसे कहेंगे? फॉर एग्जांपल अब आपकी जनवरी आ गई है, अब आपका प्रीलिम्स आने वाला है और तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से है, सब लोगों ने फॉर्म डाल दिया है, तो यहाँ डेविएट हो गई। डेविएट कैसे हुए? मल्टीपल रिसोर्सेज देखेंगे, ये लक्ष्मीकांत, वो स्ट्रेटजी वीडियो, ये एनसीईआरटी, ये पीवाईक्यूज ले, ये ले, वो सब पूरा डेविएट हो गया है, पूरे एनर्जी चार्ज हो गए हैं, पार्टिकल्स सारे चार्ज हो गए हैं, सारे स्पिरिट्स चार्ज हो गए हैं जनवरी में शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जुलाई आने लगी, हो गया यार, पढ़ के तो यार 1 महीने में तो दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन कहेंगे नहीं अभी जोश है। फिर मई में एग्ज़ाम है, मई में एग्ज़ाम है तो मई तक थोड़ा जोश रहेगा। मई में एग्ज़ाम देने के बाद फिर 1 महीने का थोड़ी पढ़ाई करेंगे, फिर जैसे रिजल्ट आया मेंस जिनका है वो फिर कंसाइज कर लेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को। यहाँ पे देखिए कंसाइज कर लेंगे, उतना ज़्यादा डेविएशन उनके पास नहीं होगा, वो कंसाइज में आ जाएंगे। 2-3 महीने करना है, लिमिटेड रिसोर्स से पढ़ना है और फोकस करना है हमें, अब सब चीज़ों की तरफ नहीं भागना है, सीसेट करना है, ये करना है, मैथ करना है, वो करना है, ऐसा वैसा नहीं। अब हमें जो है कंसाइज रिसोर्सेज को फॉलो करना है। फिर लेकिन और जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, जो मेंस नहीं लिख रहे हैं, वो क्या कहेंगे? वो एकदम से छोड़ देंगे, जाओ यार क्या डेविएट करना, अब धीरे धीरे तैयारी हमारी चलती रहेगी, जो चीज़ें पढ़ी हैं वही पढ़ता रहूँगा, अगले साल दूंगा, अगले साल देखा जाएगा। यानी जनवरी में सारे एस्पिरेंट्स चार्ज हो जाते हैं, एकदम रेडिकलाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन उसके आगे जाते जाते धीरे धीरे वो सब चीज़ें स्लो हो जाती हैं। ठीक, तो यही कह रहा है कि जनवरी में ज़्यादा डेविएशन है, आप इसको ऐसे याद कीजिएगा। और जैसे जैसे जुलाई आने लगती है वैसे सब पार्टिकल्स धीरे धीरे चार्ज जो है उनका कम होने लगता है। चलो अगले साल देखते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जुलाई स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये ज़्यादा हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही हमें लैंड और सी देखने को मिलता है, और साउथ में तो आपको उतना वेरिएशन देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपके लैंड ऑन सी में इतना वेरिएशन है नहीं। आइए, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लैंड
सरफेस एरिया इज मच लार्जर दैन इन साउथर्न हेमिस्फीयर, वही चीज़ बता रहा है। हेंस द इफेक्ट ऑफ लैंड मास एंड ओशन करेंट्स आर वेल प्रोनाउंस्ड, और इस वजह से क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ लैंड मास एंड ओशन करेंट्स वो वेल प्रोनाउंस हो पाते हैं करेंट्स, किसकी वजह से कि लैंड और सी की वेरिएशंस की वजह से। लैंड ज़्यादा है, सी भी है, लैंड भी है, दोनों मिल के इधर उधर कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है, प्रेशर में डिफरेंसेस आ रहे हैं, इफेक्ट अलग तरीके से कर रहा है, विंड अलग तरीके से चल रही है, तो विंड दूसरी लेके आ रही है इधर उधर से, तो ये चीज़ें होती हैं। अब आइए चलते हैं इन जनवरी प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये लाइन सीधी सीधी आई है कि इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ। अब जनवरी में क्या होता है, सब नॉर्थ पोल की तरफ भागते हैं। क्यों? अब ये नॉर्थ पोल ऐसा समझ लीजिए कि ज़मीन जिधर है उधर ही फॉर्म वगैरह है, उसको फिलअप करना है, सब भागते हैं वेबसाइट पे यूपीएससी की कि भैया मुझको डालना है, फॉर्म डालना है, तो नॉर्थ की तरफ डेविएट हो रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर मतलब ऊपर। और इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, और वहीं जो ज़मीन वाले हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, साउथ की तरफ। इसको याद करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, देखिए यहाँ इसको ऐसे याद कीजिए कि जब अगर आप इधर देखिए नॉर्थ में जा रहा है, ओशन है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका ओशन है और इधर क्या हो रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे ही लैंड पे आते हैं ये नीचे जाने लगता है। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी भी चीज़ को या फिर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, शिपिंग रूट्स के थ्रू लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा खर्चा कम होगा। खर्चा कम होगा तो मैंने एक कंपनी खोली हुई है फॉर एग्जांपल, अब उस कंपनी में मैं जो है एक 2-4 शिप लगाई, जिसको यहाँ से लेकर के समुद्र में जाना है और यहाँ से यहाँ तक हमें ट्रांसपोर्ट करना है, यूरोप से और साउथ अमेरिका से, ठीक। लेकिन अब होता क्या है कि हमारी कंपनी जो है बढ़िया चल रही है, और मुझे अब क्या करना है कि यहाँ से यूरोप हो गया और इधर मान लीजिए मैं इंडिया में अपनी कंपनी मैंने खोली हुई है ना, तो यूरोप और यहाँ से इधर से लेके आना है, तो इस हमारे पास मल्टीपल रूट्स हैं, इसके थ्रू आ सकती है, यहाँ से इधर से ही ले लीजिए आप। अब चलिए एकदम ऐसे मतलब जियो पॉलिटिक्स भी आपको मैं इसी में बता देता हूँ अच्छे तरीके से। तो चलिए यहाँ पे इकोनॉमी हमारी ट्रेड चल रही है, ठीक। अब एक रूट तो हमारा ऐसे घूम के है, बहुत दूर पड़ जाएगा, लेकिन एक रूट ये है हमारा जो कि स्वेज कैनाल के थ्रू आता है। आइए अब हम यहाँ से निकले हैं, हमें क्या करना है, ट्रेड करना है, तो अब हम आएंगे स्वेज कैनाल से। तो स्वेज कैनाल किस तरीके से आ जाएगा आप बताइए मुझे कमेंट करके, ऐसे 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 आए, ऐसे आए, और ये है स्वेज कैनाल, ठीक, ये है स्वेज कैनाल। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये, ठीक। आइए अब ये हमारा प्यारा भारत, हमारा इंडिया, यहाँ पे हमारी कंपनी है, अब हम यहाँ से एक सामान मंगा रहे हैं अमेरिका से, ठीक। तो चलिए अब क्या होगा कि जैसे ही हम शिप का इस्तेमाल करते हैं, शिप का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम लगेगी, हम ज़्यादा हैवी आइटम्स जो हैं यहाँ से लोड कर पाएंगे और उसको लेके जाएंगे। अब आप बताइए लैंड में ज़्यादा हैवी आइटम्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप शिप में कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लैंड में कैसे, ट्रेन से होगा या फिर ट्रक से होगा, उसमें ज़्यादा फ्यूल लगेगा, ज़्यादा पैसे खर्चे होंगे, कम सामान लगेगा, इतनी बड़ी बोगी लेके जाएंगे, जहाँ पे एक ट्रक एक कंटेनर लेके जा रहा है वहाँ पे एक शिप हज़ारों कंटेनर लेके जा रही है, तो ये तो है भाई, यही बात है। और पानी पे कोई चीज़ सरकाएंगे जल्दी सरकेगी, तो जैसे जैसे हम शिप का इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने लगे है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट लाइन है। लेकिन जैसे ही हम लैंड पे आ गए, अब यहाँ से हमको क्या करना है, अब किसी ने कहा भैया ये वाला रूट बंद हो गया, यहाँ पे हौती रेबल्स ने अटैक कर दिया है और इसको एकदम पूरा ब्लॉक कर दिया है, ईरान ने भी इधर से हमला कर दिया है, और ये साउथ अफ्रीका वाले भी सारे जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे आ गए हैं और कह रहे हैं भाई अब किसी को हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, जो जाएगा उसको मारेंगे, और यहाँ पे एटॉमिक मिसाइल्स वगैरह लगा दी हैं, और नेवी ओवी वाले भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमें कंसाइनमेंट अपना पहुँचाना है। फिर हमारे पास अब दूसरा रास्ता आया यहाँ पे लैंड वाला, कि लैंड से हमें लेके जाना है। अब यहाँ से हम ट्रेन के रास्ते आएंगे, बस के रास्ते आएंगे, ट्रक के रास्ते आएंगे, कंटेनर से आएंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा खर्चा बढ़ने लगा भाई, हमारा प्रॉफिट डाउन हो गया। तो जैसे ही हम शिप से आ रहे थे तो हमारा प्रॉफिट ऊपर जा रहा था, लैंड से आए तो हमारा प्रॉफिट डाउन चला गया। बस ऐसे ही याद कर लीजिए, ये आप फिर कभी नहीं भूलेंगे कि
जब तक ओशन में है तब तक हम नॉर्थ की तरफ भागे, हमारा ऊपर गए, नॉर्थ मतलब ऊपर, प्रॉफिट हमारा ऊपर गया यानी नॉर्थ की तरफ गया। और जैसे ही हमारा जो है लैंड पे हम आए हैं और ट्रेन्स वगैरह से चलने लगे और कार्गो से जाने लगे और इससे जाने लगे आपकी ट्रक्स वगैरह से, कंटेनर से, वैसे ही हमारा प्रॉफिट जो है वो कम होने लगा, नीचे हम गिरने लगे, साउथ की तरफ आने लगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ओवर कॉन्टिनेंट एंड दिस कैन बी सीन इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में भी देखा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ही है, ठीक। द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करेंट्स एंड गल्फ स्ट्रीम्स एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम है और जो यहाँ पे देख सकते हैं ये गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इनकी वजह से ये वेरिएशंस हमें देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। मेक द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन वार्मर, जो कि नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन को वार्मर बनाती हैं, एंड आइसोथर्म डेविएट एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, और आइसोथर्म ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अब ओवर द लैंड क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेज शार्पली, टेम्परेचर हमारा शार्पली डिक्रीज होता है, एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड साउथ इन यूरोप। लेकिन जैसे हम लैंड पे आते हैं ना, अब यहाँ पे कोई करंट तो है नहीं, करंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर गर्म वाली करंट नहीं है। गर्म करंट होगी भी तो इम्पैक्ट किस पे डालेगी, थोड़ा कोस्टल एरियाज में डालेगी, लेकिन वो अंदर थोड़ी जाएगी, थोड़ा होगा, हो सकता है उसको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बीच के पास में उसका इम्पैक्ट हो, पर यहाँ पे तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर तो होगा नहीं जितना यहाँ पे है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे सडन ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, यहाँ से ऐसे गए हम और यहाँ पे ऐसे सडन ड्रॉप हमें देखने को मिला, इधर गए इधर हमें सडन ड्रॉप देखने को मिला, तो ये चीज़ हम देखने को मिलने वाली है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें भी बताएगा आपको। शार्पली इन साउथ इन यूरोप, ठीक है। इट इज मच प्रोनाउंस्ड इन साइबेरियन प्लेन, और ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे साइबेरियन प्लेन्स में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर टिक भी किया हुआ है, ये देख सकते हैं साइबेरियन प्लेन्स है, तो यहाँ पे ये मच प्रोनाउंस देखने को मिलता है। द मीन जनवरी टेम्परेचर अलॉन्ग 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज -20 डिग्री सेल्सियस बोथ एट 80 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो मीन जनवरी टेम्परेचर होता है 60 डिग्री ईस्ट। अब 60 डिग्री ढूंढो, ये है हमारी 60 डिग्री, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लगाया हुआ है सब मैंने। ये देखिए, ये आपकी 60 डिग्री है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 50 डिग्री, 50 ढूंढो कहाँ है, यहाँ पे होगा कहीं ना। ये आपका 30 है, ये आपका ये 60 है, 60 और ये 90। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आइए ऊपर ऐसे ऐसे थोड़ा दिमाग लगाइए कि 80 डिग्री और 50 डिग्री। 80 डिग्री क्या होगा, 90 के पास होगा, यानी ये यहाँ हो सकता है 90, और 80 डिग्री यहाँ पे हो गया। और क्या कह रहा है, एंड 50 डिग्री। अब 50 इसके नीचे होगा, 60 नॉर्थ के, 50 डिग्री नॉर्थ, यानी यहाँ होगा, यानी इसके पास होगा, ठीक। आइए, मतलब 50 यहाँ पे होगा लगभग आपके यहाँ पे, और हमें 60 तक ही रहना है, और आपका जो ये होगा यहाँ पे होगा। तो ये जो रीज़न हो जाएगा, यहाँ पे -20 तक टेम्परेचर चले जाएंगे, ठीक। आइए देखते हैं, वही चीज़ वो कह रहा है कि -20 नहीं है, यहाँ पे 27 डिग्री होगा, ठीक है। द मीन जनवरी टेम्परेचर लॉन्ग 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज -20। ये नीचे वाला देखने लगा, तो -20 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर मीन मंथली जो टेम्परेचर है जनवरी इज ओवर 27 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जनवरी में देखेंगे तो वो ये देखिए 27 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, इक्वेटर की। आइए, तो पहले मैं इसको इतना आपको पढ़ा देता हूँ क्योंकि बार बार यहाँ वहाँ आने में आप भी कंफ्यूज होंगे और ऐसा समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो कह रहा है कि इज -20 एट नॉक एंड द मीन मंथली टेम्परेचर फॉर जनवरी इज 27 डिग्री सेल्सियस। मीन मंथली टेम्परेचर जनवरी में 27 डिग्री सेल्सियस है, कहाँ, इक्वेटोरियल ओशन के पास, और 24 डिग्री है कहाँ, ट्रॉपिक्स पर, और 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस है इन मिडल लैटिट्यूड्स, और -18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -48 डिग्री सेल्सियस है यूरेशियन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये यूरेशियन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर है, तो यहाँ पे अंत में आइए देखिए क्या कह रहा है। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आए कि -18 से -48, -18 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, -12 है, ये -12.5 और -25 है।
तो इसके बीच में 18 कहीं होगा, तो जहाँ पे हमने लगाया हुआ है आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे -18 हो गया, और इधर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 27 के आसपास हमें टेम्परेचर देखने को मिलेगा इक्वेटोरियल रीजन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये ऐसे लाइंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है, बस ऐसे थोड़ा पॉइंट करना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ द ओशन इज वेल प्रोनाउंस इन साउदर्न हेमिस्फीयर। जो इफेक्ट है ओशन का वो वेल प्रोनाउंस है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो हम ये देखेंगे कि जो ओशन का इफेक्ट है, क्योंकि अब लैंड और सी वेरिएशन कम है, तो इस वजह से वहाँ पे हमें वेल प्रोनाउंस देखने को मिलेगा। और हियर आइसोथर्म आर मोर और लेस पैरेलल, और हमें यहाँ पे आइसोथर्म जो है ज़्यादा या कम पैरेलल लगभग ही देखने को मिलेंगे टू द लैटीट्यूड के हिसाब से। जैसे मतलब लैटीट्यूड मतलब ऐसे आपका जा रहा है लैटीट्यूड, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। द वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मोर ग्रेजुअल दैन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पे वेरिएशन जो टेम्परेचर में है वो धीरे धीरे होगा, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा में सडन ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेगा। द आइसोथर्मस 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो ये हैं वो देखिए नीचे आइए, आपको मैं फिगर में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आइसोथर्म आपके किस पे हैं, 30 डिग्री सेल्सियस पर और 60 डिग्री सेल्सियस पर, इसमें नहीं, ओके दिस वन, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका आइसोथर्म है नीचे देखेंगे, जो आपके 60 डिग्री पर 45 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस पर, 35 डिग्री सेल्सियस पे 20 है इसका जो टेम्परेचर है ना, ये देख सकते हैं 20 डिग्री है, 10 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है। तो ये लगभग आपको ऐसे पैरेलल ही देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर। नीचे वाले तो एकदम ही पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लैंड वगैरह है भी, और नीचे तो एकदम ही पैरेलल जा रहे हैं, क्योंकि नीचे जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा है किसी भी प्रकार का लैंड। तो ये चीज़ ये बता रहा है, तो आप देख के ये अच्छा लगेगा। तो चीज़ें ऐसे समझ में आएगी। अब धीरे धीरे एक एक लाइन ले देखेंगे आप अपने साथ एटलस और मैप खोल के रखेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे और बुक में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। या फिर आप अपने साथ मैप रखिए, उसमें आप देखेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हों, तो ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए राइट किया, ये सब लिखा, क्योंकि वैसे बार बार आप कंफ्यूज हो जाते कहाँ है ढूंढने में। तो ऐसे ही होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसी सबसे तो पोजीशन पता की जाती है ना कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है। अब जुलाई की बात करते हैं। द आइसोथर्म जनरली रन पैरेलल टू द लैटीट्यूड। जुलाई में जो है लगभग पैरेलल ही चलते हैं। तो द इक्वेटोरियल ओशन रिकॉर्ड वार्म टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, मतलब 27 डिग्री बढ़ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप पैरेलल ही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ये देखिए लगभग बहुत ज़्यादा डेविएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है इस रीजन में वो 27 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, यानी हाइयर टेम्परेचर हमें जुलाई में देखने को मिलेगा। वही चीज़ें ये बता रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, तो इस फिगर से आपको समझ में आएगा। अब ओवर द लैंड के ऊपर मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस इज नोटिस्ड, और वहीं लैंड के ऊपर गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर द सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट रीजन ऑफ एशिया अलॉन्ग 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड अलॉन्ग द 40 डिग्री नॉर्थ रन्स द आइसोथर्म ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस एंड अलॉन्ग द 40 डिग्री साउथ द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे फिर से फिगर में देखिए कि क्या क्या चीज़ें ये कह रहा है, यानी 3 डिग्री सेल्सियस वाला ऐसे जाएगा, ये ऐसे जा रहा है, देखिए यहाँ पे जा रहा है, और ये 30 डिग्री है, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है, जो कॉन्टिनेंटैलिटी है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट वाले रीजन है, यहाँ पर 60 डिग्री, यानी बहुत ज़्यादा बीच में हाई टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटैलिटी बहुत ज़्यादा है। और कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए तो ये ऐसे आएगी, जो रेज वगैरह जो करंट्स हैं या फिर वार्म करंट्स हैं, तो इसमें जो लेवल होगा ह्यूमिडिटी का, जो यहाँ पे जो एवोपरेशन होता है ना, ये वो पानी यहाँ पे सही से पहुँच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से रेन यहाँ पे अच्छी खासी हो नहीं पाती, और टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। वो चीज़ भी आगे आपको बताएगा, और वो आपके एग्जाम्स में भी आ सकती हैं।
ठीक। फिगर 9.5 शोज द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन जनवरी जुलाई। फिगर 9.5 में आप देख सकते हैं द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस। तो हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है 60 डिग्री से नॉर्थ ईस्टर्न, 60 डिग्री सेल्सियस ओवर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशियन। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया नॉर्थ ईस्ट में ना 60 डिग्री वहाँ पे होता है। दिस इज ड्यू टू कॉन्टिनेंटलिटी, ये कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से होता है। और द लीस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड बिटवीन 20 डिग्री साउथ एंड 15 डिग्री नॉर्थ। और जो लीस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस का वो पाया जाता है 20 डिग्री साउथ में और 15 डिग्री नॉर्थ में। ठीक, 20 डिग्री साउथ और 15 डिग्री नॉर्थ। कहाँ है आपका 20 डिग्री साउथ और 15 डिग्री नॉर्थ? ये है, यहाँ पे होगा। देखिए ये 30 है तो यहाँ पे 20 होगा और 15 होगा ना, तो ये इसी के बीच में होगा। तो यहाँ पे 3 है तो इसी के बीच में कहीं होगा जो 2 डिग्री वाला है। ठीक, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। कुछ नहीं, इसमें बहुत सिंपल चीज़ें हैं। वो तो आपको बार बार इधर उधर ऊपर नीचे करके दिखाना पड़ रहा है, वरना एक तरफ से अगर आप ऐसे एक तरफ से पढ़ेंगे और दूसरी तरफ से फिगर देखेंगे बहुत ईजी लगेगा आपको। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। नॉर्मली अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यहीं पे आएगा आपका, मैं आगे बताता हूँ आपको। अभी एक चीज़ मैंने जो फ्रंट वाली चीज़ बताई ना उसमें भी आपका जो है आपको बताया मैंने, गर्म ठंडी हवा नीचे आती है और गर्म उसके ऊपर हो जाती है। तो नॉर्मली जो टेम्परेचर है डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एलिवेशन, लेकिन हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है जैसे हम ऊपर जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट, NLR इसको कहते हैं। एट टाइम द सिचुएशन इज रिवर्स, लेकिन कभी कभी जो सिचुएशन होती है वो रिवर्स हो जाती है। एंड द नॉर्मल लैप्स रेट इज इन्वर्टेड, और यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट इन्वर्ट हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन? इन्वर्जन मीन्स दैट इन द इन्वर्जन ऑफ NLR यानी नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब क्या है कि जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें ठंडी थोड़ी मिलेगी, अब हमें क्या मिलेगी? गर्मी मिलेगी। यानी ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, और इसको ही हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो इन्वर्जन इज यूजली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, और जो इन्वर्जन होता है वो छोटे टाइम के लिए होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम सब कुछ इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, कभी कभी होता है। अब ये कब होगा वो भी बताता हूँ। क्वाइट कॉमन नॉनदिलेस अ लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काइज। अब यहाँ पे एक आप ऐसे अपने खेतों में बैठे हुए, जैसे मैं गांव में रहता हूँ अपने खेतों में जाता हूँ ना, तो जब गेहूँ का टाइम रहता है, ठंडी होती है, नवंबर दिसंबर जनवरी का टाइम रहता है, तो अगर सिंचाई करनी रहती है तो रात में भाई सब हालत ख़राब हो जाती है। अपने ट्यूबवेल के पास जाओ, वहाँ पे पाइप लगाओ और फिर उसको खेतों में लेके जाओ, एकदम ठंडा ठंडा पानी रहता है। अब उसी के नीचे बैठो जब तक खो ना जाएगी। लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, और फिर जनरेटर अगर चल रहा है आपका, उसमें डीजल ना ख़त्म हो जाए। ऐसा होता है ना, जिसके पास समरसेबल है वो लाइट का इंतजार करता है, उसको लगाता है, ऑन करता है, बंद करता है। जिसके पास ट्यूबवेल, पहले अब तो ट्यूबवेल उतना काम नहीं करता क्योंकि वाटर लेवल जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है, तो ट्यूबवेल उतना सक्षम नहीं है। तो सब लोग अब स्विच कर रहे हैं किसमें? समरसेबल में। और ज़्यादा इमेंस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पीने के लिए पानी की कमी हो रही है, और वाटर क्राइसिस से इंडिया जो है वो गुजर रही है। 18% पॉपुलेशन बट 4% वाटर रिसोर्सेज। पानी पीने के लिए हमारे पास 4% है, पूरी दुनिया की आबादी हमारे पास 18%। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का वाटर स्ट्रेस चल रहा है। तो इन्वायरमेंट की भी हमने बात कर ली, बिकॉज ज्योग्राफी इज अबाउट एवरीथिंग, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, जियोपॉलिटिक्स, सब कुछ ज्योग्राफी में है आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। लॉन्ग विंटर नाइट है, हम बात कर रहे थे कि हम बैठे हुए हैं और आसमान में से तारे दिख रहे हैं हमको, एकदम क्लियर स्काई है। अब क्लियर स्काई है तो क्या होगा? क्लियर स्काई क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि अगर ऊपर बादल रहेंगे ना तो जो आपकी हीट निकलेगी यहाँ से, यानी ज़मीन से जो हीट निकल के ऊपर जाएगी वो बादल ट्रैप कर लेगा। बादल ट्रैप करेगा तो वो जाने नहीं देगा, तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि अच्छी तरीके से जो आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं वो ऊपर जाएंगी नहीं, वो रुक ही जाएंगी। तो इसलिए क्लियर स्काई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे चलिए। एंड स्टिल एयर इज आइडल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन, और स्टिल एयर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप ऐसे बैठे हुए हैं किसी एक बड़े पैकेट में, ठीक, बहुत बड़ी जगह होगी वो, तो जहाँ बैठे हुए हैं आप, अब वहाँ पे अगर हवा चल रही है तो हवा चलेगी। अब जैसे 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 यहाँ पे ये हवा, इसने ठंडा किया, इस हवा को जैसे ही ज़मीन ठंडा करती है वैसे एक हवा आती है उसको बहा ले जाती है, फिर अब दूसरी आएगी उसको ठंडा करना पड़ेगा, फिर आधी हुई रहती है फिर उसको बाहर ले जाती है, फिर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। जब वो हवा आगे निकल गई तो दूसरी वाली आ गई, वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता रहता है। तो इस वजह से स्टिल होनी चाहिए एयर, जिससे जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहे, और ज़्यादा लॉन्ग टर्म पर उसका इम्पैक्ट जो है, धरती जो जल्दी से ठंडी हुई है उसका इम्पैक्ट एटमॉस्फेयर के ऊपर
बढ़े। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट। जो दिन की गर्मी मिली हुई, जो गर्म हुई है ना, वो रात में, नाइट में वो रेडिएट होती है, रेडिएट ऑफ ड्यूरिंग द नाइट। और आप लोगों ने देखा होगा जिसके पास मकान है, एक तल्ले का मकान गाँव में, और पेड़ अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन होता है कि उसको साइड में पेड़ नहीं होते हैं। तो मैं जिस रूम में बैठा था तो वहाँ पे प्रिपरेशन में शुरू वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें क्या होता है, 1-2 बजे के बाद एकदम डायरेक्ट उसके ऊपर हीट पड़ती है, और हीट पड़ती है तो पूरा रूम गर्म हो जाता है। और 5-6 बजे ना भाई साहब, वो गर्मी उस रूम में, वो गर्मी, मज़े आ जाएंगे आपको। बिना फ़ैन के तो आप 1 मिनट नहीं बैठ सकते। और अगर उसके जस्ट मैं बाहर निकलता, पानी वानी पीने जाता, अपने पीछे जाता, तो वहाँ पे देखता हूँ क्या कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही, बड़ा बढ़िया लगता। लेकिन रूम में बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हीट ट्रैप हुई। अब वो धीरे धीरे पूरी रात में हीट जो है वो जाएगी, फिर सुबह तक वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो यही रेडिएशन होता है, रेडिएट होती है हीट ड्यूरिंग द नाइट एंड बाई अर्ली मॉर्निंग आवर्स। और सुबह सुबह तक क्या होता है, द अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव। अर्थ जो है वो जल्दी कूल हो जाएगी, क्योंकि अर्थ जो है जल्दी रेडिएशन दे रही है ना, रेडिएट कर रही है, तो जल्दी कूल हो जाएगी। और द अर्थ इज कूलर देन एयर अबव। और जो हवा है वो जल्दी कूल होगा या अर्थ जल्दी कूल होगी, आप ही खुद अपने आप सोचिए। क्योंकि किसके पास ट्रांसफ़र स्पीड ज़्यादा है, गर्मी किसके पास ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा गर्मी है वो तो जल्दी कूल होगी, तो वो कूल हो जाती है। आगे आइए, ओवर पोलर एरियाज। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हवा हमारी क्या हुई, वो द अर्थ इज कूल, अर्थ कूल हो गई, एयर वहाँ पे अभी गर्म ही है। लेकिन पोलर एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर। पोलर रीजन में ये टेम्परेचर इन्वर्जन नॉर्मल होता है। तो बेसिकली इसमें ये यही बात कहने की कोशिश कर रहा है कि जब नीचे से ये ज़मीन ठंडी हो गई, अब इसके ऊपर क्या होगा, ये हवा भी ठंडी हो जाएगी। आइए, तो सरफेस इन्वर्जन प्रमोट स्टेबिलिटी। अब ये हवा जब ठंडी हुई, हवा ठंडी हुई तो इसके ऊपर, उसके ऊपर जो हवा है वो तो गर्म रहेगी, क्योंकि ठंडी ज़मीन है, ठंडा एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ठंडी ज़मीन है हमारी, जब ये ज़मीन ठंडी हो गई है, सारी हीट ऐसे ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। तो आप ये बताइए, अगर मैं यहाँ 1000 मीटर पे हूँ और आप कोई ज़मीन से है, और मैं इसके पास से एक चिट्ठी भेजता हूँ, चिट्ठी मेरी क्या है, चिट्ठी मेरी हीट है, और ये चिट्ठी मैं इसके पास भेज रहा हूँ, ऊपर वाली एटमॉस्फेयर के पास। और तो ये बताइए कि पहले चिट्ठी किसके पास जाएगी, पहले चिट्ठी इसके पास आएगी, पहली लेयर, दूसरी लेयर, फिर ऐसे 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 चिट्ठी यहाँ पहुँचेगी। लेकिन अब ये बताइए कि जब यहाँ से चिट्ठी निकली है तो ये तो खाली हो गया, यानी यहाँ से हीट निकली तो ये तो ठंडा हो गया। अब जहाँ पे चिट्ठी पहुँच रही है उसके पास तो चिट्ठी आई है, यानी उसके पास हीट पहुँची है, उसके पास गर्मी पहुँची है, तो वो गर्म होगा। ऑब्वियस सी बात है वो गर्म होगा। क्यों? क्योंकि हीट तो यहाँ से हीट निकल रही है ना, इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, तो ये जो है ठंडा हो गया और इसके कंपैरिजन में ये गर्म हो गया, क्योंकि इसकी हीट अब यहाँ पहुँच गई है, और इसकी हीट जब यहाँ पहुँच गई है तो यहाँ गर्म हवा हो जाएगी, और इसके नीचे जो होगी वो ठंडी हवा हो जाएगी। तो ठंडी हवा हुई, तब यहाँ जो आदमी है, यहाँ से जो पक्षी है, अब वो पक्षी अगर यहाँ से उड़ेगा, सरफेस से उड़ेगा, तो यहाँ पे उसको ठंडा ठंडा लगेगा, और ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, उसको गर्म फील होने लगेगा, क्योंकि यहाँ वाली हीट अब यहाँ पहुँच गई है। ऐसी चीज़ होती है, बस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इसे ही कहते हैं। सरफेस इन्वर्जन प्रमोट स्टेबिलिटी। जो सरफेस पे इन्वर्जन होता है, स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। लोअर लेयर्स में स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल गेट कलेक्टेड बीनीथ इन्वर्जन टेम्परेचर एंड स्प्रेड हॉरिजॉन्टली टू फिल द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द एटमॉस्फेयर। कह रहा है स्मोक और डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो जाते हैं। वैसा क्यों है? अब धुआं है, धुआं हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे अगर उसको कन्वेक्शन मिल रहा है, यानी ऊपर वो गर्म है, ऊपर जा रहा है, इस वजह से। लेकिन यहाँ पर वो ठंडा माहौल है, ठंडा है, स्टेबल है, ऊपर जा ही नहीं रहा। जब ऊपर नहीं जा रहा है तो ना डस्ट ऊपर जाएगा, ना हवा, ना स्मोक ऊपर लेके जाएगा, तो सब नीचे ही रह जाएंगे, और इस वजह से आपको फॉग देखने को मिलता है। और इधर क्या होगा, अब इधर अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा भी तो हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा। तो वही कह रहा है कि स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल गेट कलेक्टेड बीनीथ द इन्वर्जन लेयर एंड स्प्रेड हॉरिजेंटली टू फिल द लोअर स्ट्रेटा। और लोअर स्ट्रेटा में वो हॉरिजेंटली अब ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कुछ स्टेबल तो होता नहीं एकदम, मतलब कुछ रुक तो जाता नहीं है, मूवमेंट उसमें चलती रहती है। वो ठंडा है, ऊपर नहीं जा पाएगा, तो ऐसे इधर उधर चारों तरफ फैलने लगेगा। डेंस फॉग इन मॉर्निंग और कॉमन ऑकरेंस स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन। और आपको पता है कि डेंस फॉग होता है विंटर सीजन में। दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स। और ये जो इन्वर्जन है वो लास्ट करता है फ्यू आवर्स के लिए, अंटिल द सन कम्स अप एंड बिंग्स टू वार्म द अर्थ। जब तक कि सन हमारा 1-2 बजे फिर से आता है, ठंडियों में देखते हैं बहुत लेट आता है, 10 बजे, कभी 11 बजे, 12 बजे, और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ है। द इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन हिल्स एंड माउंटेन ड्यू टू एयर ड्रेनेज। और यहाँ पे एयर ड्रेनेज की वजह से आपको देखने को मिलती है।
ये इसको मैं बता देता हूँ, वैली इन्वर्जन जो मैंने आपको बताया हुआ था, तो उससे आपको ये इसका बेटर आइडिया लग जाएगा। तो जैसे ये आपकी है एक ऐसे माउंटेन है। अब माउंटेन में क्या होता है, यहाँ पे हीट हुई, यहाँ पे सन है, सन से डायरेक्ट रेज यहाँ पे आई तो ये जल्दी हीट होगी, ये जल्दी हीट होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये वैली में है, यहाँ पे वैली का भी शैडो इफेक्ट आ रहा है, और उसके बाद नीचे भी है, यहाँ पे ज़्यादा दूर रेज को ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये जल्दी हीट होगी। ये जल्दी हीट होगी तो रात में ये जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि इसके पास तो हीट है और यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल सी हैं, तो जल्दी जल्दी अपना हीट सबको ट्रांसफ़र कर देगी। अब यहाँ पे चीज़ें क्या हुई, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, जो एयर हैं, वो डेंस हो जाएंगे, वो उनके ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा काम करेगी, डेंस हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, तो वो नीचे की तरफ भागने लगेंगे। आइए, अब ये जो नीचे से सब ऐसे नीचे नीचे आने लगे। अब सब जब नीचे आने लगे तो नीचे ठंडी हवा हो जाएगी और ऊपर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी कंपैरिजन टू। क्यों? क्योंकि जब ये नीचे आएंगे तो नीचे जो गर्म वाली है तो वो तो ऊपर भागेगी ना, ठीक है। तो जब ये नीचे आएंगे तो ये ऊपर गर्म हो गई और नीचे क्या हो गई, ऊपर वार्म, और नीचे क्या हुई, नीचे कोल्ड हो गई। तो ऊपर के जो एटमॉस्फेयर का इनके ऊपर ठंडी में असर है वो इसके ऊपर पड़ेगा नहीं, तो यहाँ नीचे जो छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह हैं उनको फ्रॉस्ट से ये बचाएगा। ये चीज़ ये बता रहा है, देखिए। तो द इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द हिल्स एंड माउंटेन ड्यू टू एयर ड्रेनेज। कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड माउंटेन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट फ्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के नीचे आती है, बीइंग हैवी एंड डेंस, जो कि हैवी होती है और डेंस होती है। एंड द कोल्ड एयर एक्ट ऑलमोस्ट लाइक वाटर एंड मूव्स डाउन द स्लोप टू पाइल अप डीपली इन पॉकेट्स एंड वैलीज, डीपली इन पॉकेट्स एंड वैली बॉटम्स विद वार्म एयर अबव। उसके ऊपर वार्म एयर हो जाती है और एयर इज कॉल्ड एयर ड्रेनेज, और इसको ही हम एयर ड्रेनेज कहते हैं। यानी एयर ऐसे पानी की तरह बह के नीचे आ रहा है, यानी अब इतना एयर ऐसा हो गया है कि वो नीचे आ रहा है। सोचिए, ऊपर से नीचे एयर आ रही है और ऐसे पानी की तरह आ रही है, तो एयर का ड्रेनेज उसको कहते हैं। जैसे वाटर ड्रेनेज होता है वैसे एयर को हम ड्रेनेज कहते हैं। इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वर्स्ट फ्रॉस्ट डैमेजेस। ये फ्रॉस्ट डैमेजेस से बचाता है। फ्रॉस्ट डैमेजेस क्या होते हैं, फ्रॉस्ट क्या होता है, तो आगे प्लैंक्स भी बताएंगे। देखिए, मुझे ये लगता है ना कि स्पेस अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है, और स्पेस ये मानना है कि मेरा ये मानना है कि स्पेस इज एज वास्ट एज टाइनी। यानी अगर हम छोटी छोटी उसके अंदर घुसते चले गए ना, कि एक मॉलिक्यूल, उसके बाद उसके अंदर और अंदर और अंदर 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 एटम्स उसके अंदर भी घुसते चले गए, जिस दिन हम एकदम अंदर घुस जाएंगे उस दिन हम समझ लेंगे कि ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। क्योंकि जितना बड़ा है उतना छोटा भी है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि शंकर भगवान जी कहते हैं कि विष्णु भगवान जी आप ऊपर जाइए और ब्रह्मा जी आप नीचे जाइए, तो दोनों लोग ऊपर नीचे जाते हैं। जितना ऊपर उतना नीचे, यानी जितना बड़ा उतना छोटा, तो दोनों ऐसे ही हैं। और यहाँ पे फिर हमारे आइंस्टीन साहब आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास अभी फॉर्मूला नहीं है और ऐसा मैथ्स हो सकता है, ऐसा मैथ्स हम बनाएं बाद में, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है, तो इसको भी मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है और उसको समझा जा सकता है। और बोर साहब हमारे कहते हैं नहीं, कि तुम एक इनफाइनाइट चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक इनफाइनाइट चीज़ को फाइनाइट थिंग में बांधना। तो ये चीज़ें हैं, और आगे देखिए बहुत सारी धीरे धीरे चल रही हैं। फिर प्लैंक्स लॉ स्टेट दैट द हॉटर बॉडी, प्लैंक का लॉ क्या कहता है कि दैट अ हॉटर बॉडी द मोर एनर्जी इट विल रेडिएट एंड शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। तब अब शॉर्ट वेव क्यों कहते हैं हम सन को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट है, और जितना हॉट होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना शॉर्ट वेव, वो उसकी वेवलेंथ उतनी शॉर्ट होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो अब जैसे आपको पता है कि किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वैसे ऐसे पैसे इधर उधर उसके सारे चारों तरफ से पैसे देखेंगे, तो इधर स्टॉक मार्केट में 20 लाख खर्च कर दिया है, मर्सिडीज़ खरीद लिया है 60 लाख की, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, यानी उसको एक शॉर्ट लाइफ स्पैन में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके एक घर में ही बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अब कोई जिसके पास कम पैसे हैं, अब कहीं 10,000 वहाँ लगाया है, तो कहीं 10,000 जेब में पड़े हैं, तो कहीं 10,000 वहाँ से, बहुत उसकी प्रॉपर्टी बहुत दूर दूर होगी, बहुत बड़े बिखरे होंगे ना। तो ऐसा होता है, जो चार्ज होता है कंजस्टेड होता है, डेंस होता है, उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, कम जगह में होगी, ज़्यादा चीज़ें कम जगह में। और जिसके पास कम हीट होगी वो लंबा सोचेगा कि मैं उसको पहुँचना है, तो थोड़ा लंबा जाके पहुँचता हूँ मैं ना। अब इसके एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, कैसे कि जैसे अब कोई है, अब हमारे पास 50, ठीक है, हमारे पास 50 पिलर हैं, 50 पिलर गाड़ने के लिए हैं, और इतनी डिस्टेंस दोनों लोगों को दी है। अब इसके पास 50 पिलर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ऐसे ये गाड़ेगा। और अगर इसको दे दिए 5 पिलर हैं इसके पास, तो बेचारा इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए 1 पिलर 2 पिलर
3 पिलर, 4 पिलर, 5 पिलर, तो इसको दूर दूर करना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग वेव हो गई, यानी लॉन्ग यानी इसमें कम ताकत है, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो कि आपकी अर्थ से आती है, और ये शॉर्ट वेव है जो कि आपके सन से आ रही है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो इसको ऐसे याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। वैसे शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ याद करने के लिए। स्पेसिफिक हीट इज एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अब आपको मैंने तभी बताया हुआ था पिछली वाली वीडियो में कि यूनिट जो कैलोरी वाली होती है वो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसमें देखिए स्पेसिफिक हीट इज़ एनर्जी नीडेड। स्पेसिफिक हीट वो एनर्जी होती है जैसे 1 ग्राम मैंने सोना ले लिया, ये हमारा सोना है, ये हमारा सोना है 1 ग्राम का। और आपने देखा होगा कि एक स्प्रे आता है ना ऐसे, जिसमें से ऐसे आग निकलती है। अब 1 ग्राम के सोने को हम अगर आग से जलाएंगे, ठीक, 1 ग्राम का सोना है ये, 1 ग्राम का सोना। अब इसको अगर हम इस स्प्रे से, ये आग वाला फायर वाला स्प्रे है, अगर इससे जलाएंगे तो इसको 1 डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जितनी ज़्यादा इसको एनर्जी देनी पड़ेगी वही इसकी स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है। आप समझ गए, छोटी सी बात है। तो ये चीज़ें आप एक्सरसाइज नीचे देख लीजिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो और सारी वीडियोस आप चेकआउट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, दबा के पढ़िए, लाइक कीजिए या ना कीजिए, कमेंट कीजिए ना कीजिए, पर पढ़ाई आप अच्छे से कीजिए। मिलते हैं।